दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट यानी बीआरसी के बारे में। तो ये जो बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है, ये किस कंडीशन में आपको लेना होता है और ये एक तरह का इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो ये जो बीआरसी होता है, यानी कि अगर आप कोई भी अपने जो गुड्स और सर्विस अगर होती है आप एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कोई गुड्स अगर आपने बाहर इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया है, तो उस केस में आपके पास जो करेंसी आती है, यानी कि अगर कोई भी फॉरेन करेंसीज जो है आपके बैंक अकाउंट में आती है, तो उसके लिए एक क्लेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो होता है वो बैंक इशू करता है। और वो बैंक जो होता है, जिस सर्टिफिकेट का जो नाम है वो है बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट यानी बीआरसी। तो बीआरसी और ईबीआरसी जो होती है, इन दोनों के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और यहाँ पर मेरे को जो बीआरसी की जो रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि स्पेशली अगर आप भी ऑनलाइन अगर सेलर हैं और सेलर होने के साथ ही आप अपना इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स का, और फॉरेन करेंसी अगर आपके अकाउंट के अंदर आती है, तो उस केस में आपको जिस बैंक के अंदर आपकी वो करेंसी आती है, उस केस में आपको उस बैंक से बीआरसी लेना कंपलसरी है। और अदरवाइज अगर आप ये बीआरसी जो सर्टिफिकेट होता है बैंक से अगर नहीं लेते हैं, तो उस केस में आपको जीएसटी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स दोनों की तरफ से ही आपको नोटिस जो है इशू किए जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ कि जो बीआरसी है वो होता क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो सबसे पहले, इससे प्रीवियस मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था एफआईआरसी और बीआईआरसी। तो दोनों ही जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। वो जब आपकी फॉरेन करेंसी जिस बैंक के अंदर आती है, बैंक वो जो बैंक होता है वो आपको इशू करता है बीआईआरसी और एफआईआरसी। अब उसके बाद वो जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो डॉक्यूमेंट आपको अपने बैंक में सबमिट करने होते हैं, और सबमिट करने के बाद में उस बैंक से आपको बीआरसी लेनी होती है। तो सबसे पहले मैं थ्योरी पोर्शन आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि बीआरसी होता क्या है। तो ये बीआरसी क्या करता है, मतलब एक जो बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है ये, और ये एक तरह का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि कोई भी फॉरेन करेंसीज अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर आती है, तो उसके लिए आपको क्लियरिफिकेशन करना है, यानी बैंक से उसको क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता है कि आपके पास जो ये करेंसी आई है ये किसके बदले, यानी आपने एक्सपोर्ट क्या किया, कौन सा ऐसा गुड्स था जिसको आपने एक्सपोर्ट किया है, और उसकी वो करेंसी आती है, उसी का क्लेरिफिकेशन जो होता है बीआरसी के अंदर लिखा होता है, जो कि बैंक करता है। ये एक तरह का जो इंडियन बैंक होते हैं वो इसको इशू करता है। ये एक तरह का प्रूफ होता है कि आपने जो एक्सपोर्ट किया है उसकी ये पेमेंट जो है आपके इसके अंदर आई है, उसका सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन हुआ है। और ये जो ट्रांसफर हुई है, मैंने कि ये जो सर्विस इसमें जो एक्सपोर्ट हुआ है, इसके अंदर जो रियलाइजेशन जो होती है अकॉर्डिंग जो, यानी कि जो फेमा जो इसमें देखेंगे, फेमा एक तरह का इंडियन लॉ होता है, यानी इसमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। तो उसके तहत जो भी नियम, जो रूल और रेगुलेशन थे, उनको कंप्लीट इसमें फॉलो किया गया है। तो इसमें यहाँ पे बीआरसी जो होती है, इसका पर्पस क्या है। पर्पस का मतलब होता है, एक तो ये सबसे पहले होती है कि कोई भी आपका एक्सपोर्ट जो पेमेंट होता है उसकी एक तरह का ये प्रूफ होता है कि जो पेमेंट आपके पास आई है वो एक तरह का फॉरेन करेंसी के अंदर जो पेमेंट आई है उसका ये एक तरह का प्रूफ जो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। और इसी के साथ में ड्यूटी एग्जम्पशन एंड बेनिफिट्स जो होते हैं, अगर आप बीआरसी ले लेते हैं तो उस केस में आपको काफ़ी इसके बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो ड्यूटी ड्रॉबैक की जो स्कीम होती है वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और एक्सपोर्ट पे जो भी प्रमोशंस होते हैं, कैपिटल गुड्स जो स्कीम होती है, ये भी एक गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स होती हैं। इसके के बाद में रिबेट होती है, स्टेट सेंट्रल टैक्स जो होती है, ये भी एक तरह का अलग अलग इसमें जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं उसके आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसके साथ ही गुड्स एंड सर्विस पे जो जीएसटी होती है, यानी जो टैक्स लगता है, उसको आप रिफंड भी ले सकते हैं बीआरसी के थ्रू। अगर बीआरसी आप इशू नहीं करवाते हैं तो आपको रिफंड भी नहीं मिलता है। जीएसटी पोर्टल पे अगर जो भी आपने जीएसटी उसमें जो टैक्स अमाउंट भरते हैं आप चालान के थ्रू, वो आपका आइस गेट से आपको रिफंड मिलता है। लेकिन आइस गेट पे भी आपको तभी मिलेगा जब आप बैंक से बीआरसी लेते हैं और विद टैक्स में पेमेंट करते हैं, तभी आपको इसका रिफंड इनिशिएट होगा। अदरवाइज आपका जो आपने जीएसटी या टैक्स उसमें पे किया है वो आपको रिफंड नहीं होता है। और इसी के साथ में रेगुलेटरी कंप्लाइंस जो होते हैं, इसमें आरबीआई के अंदर जो भी इसमें जो दूसरी जो फॉरेन करेंसीज में स्कीम्स जो होती है उसके लिए भी ये एक तरह का रेगुलेटरी जो कंप्लाइंस होता है, ये इसके लिए मैंडेटरी होता है कि बीआरसी इनमें कंपलसरी होता है लेना।
अब इसमें ये होता है कि अगर इसके साथ ही अभी जैसे आपको अगर बीआरसी लेने होते हैं तो बीआरसी लेने का क्या प्रोसेस है, तो प्रोसेस के लिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि आप जो बीआरसी जो लेते हैं उसमें क्या होता है, आपको बैंक को जो सबमिट करने होते हैं, मतलब जो भी आपका जिस बैंक के अंदर पेमेंट आती है उस बैंक में सबसे पहले आपको शिपिंग बिल आपको देना होता है। शिपिंग बिल हो गया। शिपिंग बिल के साथ में जो मैंने कल आपको वीडियो बनाई थी इससे पहले एफआईआरसी और बीआईआरसी यानी जो फॉरेन इनवाइड रेमिटेंस जो सर्टिफिकेट होता है, ये तो होता है फॉरेन इनवार्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट जो होता है, यानी कि जो फॉरेन की जो करेंसी आती है वो एफआईआरसी जो सर्टिफिकेट होता है जिस बैंक में आपके पास आती है, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आती है, उसका जो पेमेंट गेटवे होता है, वो गेटवे के अंदर जो बैंक जिससे उसका कनेक्ट होता है वो बैंक आपको एफआईआरसी और बीआईआरसी इशू करते हैं। लेकिन बेसिकली आपका एफआईआरसी जो डॉक्यूमेंट होता है ये फॉरेन करेंसी के लिए होता है और बीआईआरसी के अंदर फॉरेन और डोमेस्टिक दोनों ही करेंसी शामिल होती है। तो मेन जो सर्टिफिकेट होता है वो एफआईआरसी होता है, उसी को माना जाता है। फॉरेन इनवाइड रेमिटेंस सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको अपने बैंक में देना होता है और इसके बाद में एक्सपोर्ट इनवॉइस होता है वो भी आपको देना होता है और इसके साथ में बिल ऑफ लेडिंग और एयरवे बिल होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने बैंक में सबमिट करने होते हैं और सबमिट करने के बाद में अब जो बैंक क्या करता है, फिर आपको एक तरह का ये वेरीफाई करने के बाद में बीआरसी आपको इशू करता है। और आजकल आप देखेंगे कि ये डीजीएफटी जो होती है उसके थ्रू आपको ई बीआरसी का भी सिस्टम होता है, वहाँ से भी आप जो है इलेक्ट्रॉनिक जो बीआरसी होती है बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो आप ले सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए आपको बैंक के अंदर ये सारी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ होती है वो आपको देनी होती है और देने के बाद में आप अपना जो बीआरसी होती है, अभी बीआरसी में क्या होता है कि ई बीआरसी भी होती है। बीआरसी तो एक हार्ड डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि उसमें आप जो बैंक आपको इशू करता है एक हार्ड कॉपी आपको देता है और देने के बाद में ही आप उसको अटैच करके अपने जो गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स होते हैं वो आप उसमें ले सकते हैं। और ई बीआरसी जो होती है, ई बीआरसी जो होता है आप देखेंगे डीजीएफटी की जो वेबसाइट होती है उसके थ्रू आप अपनी ई बीआरसी भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये जनरेट करने पर जब बैंक आपको बीआरसी इशू कर देता है उसी के बाद में आप ये आपसे ई बीआरसी भी जनरेट कर सकते हैं डीजीएफटी के पोर्टल पे थ्रू। तो ये वाला मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो अब यहाँ पे ये बीआरसी और ई बीआरसी तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, एक मैंने एक डायग्राम तैयार किया है। ये जो डायग्राम होता है ये कैसे काम करता है, यानी कि बीआरसी का जो प्रोसेस होता है उसी को मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक जो या फिर आप भी अपने कोई भी इंटरनेशनल जो लेवल पे कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो सेल करने के लिए एक मार्केट प्लेस आपने सेलेक्ट किया। जैसे मैं इट्सी पे अपने प्रोडक्ट सेल करता हूँ, इट्सी से मेरे पास ऑर्डर रिसीव होते हैं और वो पेयोनियर जो पेमेंट गेटवे होता है, पेयोनियर के थ्रू मेरी जो पेमेंट होती है वो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर सेटल होती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि इट्सी पे जो मेरे ऑर्डर होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ और वो पेमेंट गेटवे होता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऑर्डर मेरे पास आते हैं तो इंटरनेशनल ऑर्डर आप देखेंगे कि सारे के सारे प्रीपेड होते हैं। जो प्रीपेड ऑर्डर होता है तो पेयोनियर क्या करता है, सेम टाइम पे जैसे जिस डेट पे आपको पेमेंट रिसीव होती है होने के बाद में वो आपको जो अपना कुछ चार्ज वो डिडक्ट करता है और डिडक्ट करने के बाद में आपके बैंक के अंदर वो पैसा ट्रांसफ़र करता है। लेकिन पेयोनियर सबसे पहले क्या करता है, एक कंफर्मेशन जो होता है वो ट्रांसफ़र रिसिप्ट आपको देता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले पेयोनियर ने क्या किया, आपके पास जो डॉलर के अंदर जो अमाउंट आता है तो उसमें उन अमाउंट को जो अपना चार्ज एक रिसिप्ट आपको देता है, वो रिसिप्ट कैसे देता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो पेयोनियर की मेरे पास रिसिप्ट यहाँ पर रखी हुई है, इसके मैंने कल भी आपको दिखाया था। तो ये कंफर्मेशन होता है एक तरह का, मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, ये देखिए। तो ये क्या करता है, पेयोनियर आपको एक कंफर्मेशन रिसिप्ट देता है। अब इसमें आप देखेंगे ट्रांजेक्शन ID आपकी होती है, ID के साथ डेट एंड टाइम होता है और उसमें आप देखेंगे अमाउंट कितना होता है वो USD डॉलर के अंदर होता है और इसमें आप देखेंगे फीस कितनी इसकी, पेयोनियर वो भी इसमें पूरा दिखा देता है कि भाई इसमें हमारे जो चार्जेस होते हैं आप $8.57 इसके चार्जेस लेता है और बाकी का रेस्ट अमाउंट जो एक्सचेंज रेट है वो भी दे देता है कि क्या आपके डॉलर की जो रेट है किस रेट में कन्वर्ट होकर आपको ये पैसा सेटलमेंट होगा। तो ये तो पेयोनियर को मैंने आपको बता दी कि ये स्लिप जो ट्रांजेक्शन रिसिप्ट होती है वो इशू कर देता है। अब उसके बाद में जो आपका डॉलर का जो अमाउंट होता है, अब यहाँ पे पेयोनियर जो पेमेंट गेटवे होता है ये अपना अमाउंट पहले बैंक में लेता है। बैंक का मतलब पेयोनियर भी अपना जो होता है पेमेंट गेटवे है, गेटवे के अंदर आपकी फॉरेन करेंसीज जो होती है पहले पेयोनियर के बैंक अकाउंट में जाएगी।
तो पेयोनियर का जो बैंक अकाउंट है इंडिया के अंदर कौन सा बैंक है वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये तो मैंने रिसिप्ट हो गई। अब पेयोनियर क्या करता है कि आपको जो बैंक होता है उसकी रिसिप्ट आपको देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पेयोनियर का जो है ये वाली रिसिप्ट है, और पेयोनियर का जो बैंक है इंडसलैंड बैंक है, जिसके के थ्रू ये अपने फॉरेन करेंसीज जो होती है उसको लेता है, और लेने के बाद में ही आपको वो ये पेयोनियर का जो अकाउंट है, पेयोनियर का जो बैंक होता है उस बैंक के अंदर यहाँ पर है, और उसमें ये पैसा जाता है। मतलब आपका डॉलर का अमाउंट जो होता है, पेयोनियर का बैंक है ये वाला, जो पेयोनियर के अंदर पेयोनियर का इससे टाइप है, और टाइप होने के बाद में वो बैंक क्या करता है, आपको BIRC जो है वो इशू करता है, जिसको कि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था। जो ये होता है जो BIRC होता है, BIRC क्या होता है, बैंक इनवाइड रेमिटेंस सर्टिफिकेट होता है। यानी कि आपके जो करेंसी होती है कौन से बैंक में आई है, सबसे पहले मतलब जो इनकम आपकी आती है वो बैंक में आई है, तो इसका उसने सर्टिफिकेट दिया। इसमें आप पूरी डिटेल आपको देखने को मिलती है। और ये जो सर्टिफिकेट होता है मैंने आपको पहले बता दिया BIRC होता है, जो कि आपको BRC लेने के लिए ये सर्टिफिकेट आपको देना होगा, जो आपका बैंक के अंदर जो इसको सबमिट करते हैं। तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट होता है ये डिजिटल है, और ये आपको इसका हार्ड कॉपी आपको उसमें जो भी आपके बैंक में पैसा ट्रांसफर हुआ है उसमें आपको ये सर्टिफिकेट देना होता है। तो यहाँ पर इस बैंक ने क्या किया, दो चीज इशू करता है ये। एक तो FIRC जो होती है फॉरेन इनवाइड रेमिटेंस सर्टिफिकेट होता है, और ये वाला जो होता है इसके अंदर कोई कंपनी जो होती है, अगर आपके बैंक जो पेमेंट जिसमें ट्रांसफर हुई है अगर वो कंपनी है या इंडिविजुअल पर्सन है, तो इस दोनों के केस में FIRC और BRC जो होते हैं BIRC दोनों का ही मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कंप्लीट एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये दोनों चीज़ क्या होती है। तो यहाँ पर पेयोनियर ने क्या किया, जो आपका डॉलर का अमाउंट था वो इस बैंक में गया, और इस बैंक में पेयोनियर का जो अपना पर्टिकुलर चार्जेस होते हैं वो चार्जेस उसने अपना डिडक्ट करने के बाद में वो ये दो चीज़ आपको इशू कर देता है, FIRC और BIRC। अब इसमें आपको अगर जो भी FIRC इशू कर देता है, करने के बाद में ये डॉक्यूमेंट जो होता है ये आपको बैंक में सबमिट करने होते हैं। एक डॉक्यूमेंट तो इसने ऑटोमेटिक आपको दे दिया। अब सेकंड वाली जो होती है यहाँ पर शिपिंग की बात होती है। तो यहाँ पर जो जिस लॉजिस्टिक पार्टनर के थ्रू आपने उस गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट किया, तो जो एक्सपोर्ट करने पर दो चीज़ आपको वो इशू करता है, पहला आपका एक्सपोर्ट इनवॉइस, और सेकंड नंबर का होता है शिपिंग बिल। तो ये दोनों ही चीज़ जिस किसी भी कुरियर के थ्रू आपके पैकेट जो है इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, तो उस केस में ये दो चीज़ आपको यहाँ से प्रोवाइड करता है। जिस शिपिंग के थ्रू आप अपना जो माल होता है या आपका गुड्स जो होता है वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद में ये दोनों की चीज़ आपको अपने बैंक में देनी होती है, यानी एक्सपोर्ट इनवॉइस और आपका शिपिंग बिल। और इसके साथ में ये FIRC और BIRC जो भी आपके पास रहता है वो भी आपको अपने बैंक में देनी होती है। जो भी आपका बैंक है, यानी जिस बैंक के अंदर आपको पेमेंट रिसीव हुई है फॉरेन करेंसी जो जिस बैंक में आपके आती है, यानी कि पेयोनियर ने जिस बैंक में थी उस बैंक पेयोनियर से जिस बैंक में आपने लिंक किया हुआ है उस बैंक के अंदर आपकी जो पैसा आता है उस बैंक के अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। और जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट उस बैंक को सबमिट कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका जो बैंक होता है वो आपका जो BRC होता है वो इशू कर देता है। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होते हैं तब जाके आपको जो है इसमें BIR जो होता है, यानी कि आपका बैंक रियलाइजेशन जो सर्टिफिकेट होता है वो बैंक आपका इशू कर देता है। और आपका जो एक्सपोर्ट इनवॉइस और शिपिंग बिल होता है उसे वो यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई हो जाते हैं, और आपका जो शिपिंग बिल होता है वो क्लोज हो जाता है। जब तक आप बैंक से BRC नहीं लेते हैं, यानी कि जो यहाँ पे BIR जो होता है, यहाँ पे सॉरी ये BIR नहीं BRC होता है यहाँ पे, तो ये अभी आपके BRC जो होता है बैंक रियलाइजेशन जो सर्टिफिकेट होता है, ये अगर आप नहीं लेते हैं तो जब तक आपका शिपिंग बिल जो होता है वो क्लोज जो है नहीं माना जाएगा। तो उस केस में आपको ये यहाँ पे BIR नहीं है BRC है, क्योंकि यहाँ पे मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसको आप BIR ना समझे, BRC है ये। तो BRC जो होता है बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको लेना होता है, और लेने के साथ ही आपको जो जब तक आप BRC यानी बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं तो जब तक आपका ये शिपिंग बिल होता है ये क्लोज नहीं होता है, और ये बैंक से आपको इसको लेना होता है। ये इसकी एक
बाकी आप इसको अगर EBRC आप लेना चाहते हैं, यहाँ पे भी मैंने BIR किया हुआ है, ये इसको जो BIR को आप BIR ना करके BRC इसको समझे। तो ये जो BRC होता है यानी बैंक रियलाइजेशन जो सर्टिफिकेट होता है, इसका EBRC का क्या प्रोसेस है, मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको इसका अपडेट दूंगा। तो दोस्तों ये था BRC से रिलेटेड कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।